हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 50 डेज का स्ट्रेटजी फॉर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट। अब यहाँ पर हम जो लोग भी यहाँ पर जैब एग्जाम 2024 अक्टूबर को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे कि किस तरीके से हमको प्रोसीड करना है। 50 दिन हमारे पास एग्जाम के बचे हैं, तो इस 50 दिन में हम किस तरीके से इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर किन्हीं को लगता है कि उन्हें हमारा पेड कोर्स लेना चाहिए, तो हमारा एडुटैब यहाँ पर मास्टर कोर्स लेकर आया है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, शॉर्ट्स नोट्स हैं आपको यहाँ पर, और टेस्ट सीरीज यानी कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलने वाला है, यानी कि जब आप इस कोर्स को अवेल करेंगे, जैब 75 आपका डिस्काउंट कोड होगा, तो आप इसको जल्दी से जाएं, अवेल करें। लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड होने वाला है, यानी कि आपके लिए एग्जाम के लिए हमने कोशिश की है कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जो है थोड़ा सा प्रोसेस को आसान कर दिया जाए, तो हम यहाँ पर आपके लिए मास्टर कोर्स को लेकर आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ हम जो स्ट्रेटजी है उससे रिलेटेड बात करते हैं। तो जून का जो हमारा एग्जाम हुआ था उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जो मॉड्यूल बी है इसका सबसे ज़्यादा आपको वेटेज देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे तो मॉड्यूल डी का आपको वेटेज उसके बाद है। एंड देन आप ए और सी में देखेंगे हमेशा ऑलवेज फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, यानी कभी ए से ज़्यादा आ जाते हैं, कभी सी से आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर ओवरऑल वेटेज है। यानी कि हम इसको कैसे प्रिपेयर्ड करें, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है ना, सबसे पहले उसको कवर करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा 40 to 50% तो आपके पेपर्स यहाँ से कवर हो जाते हैं। बाकी जो आपका बच जाता है ना 50%, तो आपको पता है इस 50% में से मैक्सिमम तो आपका मॉड्यूल डी ले जाने वाला है, तो डी को करेंगे। फिर उसके बाद जो 20% बच जाएगा वो आप ए और सी को करके कवर कर सकते हैं। तो हमारा फ्लो कैसा जाएगा, यानी कि पहले हमको मॉड्यूल बी को करना है, फिर हम मॉड्यूल डी की तरफ जाएंगे और उसके बाद हम मॉड्यूल ए और सी को फिनिश करेंगे। ठीक है। नाउ यहाँ पर हमको किस कौन सा सोर्स लेना चाहिए, काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन बथेरे बुक्स है, क्या पढ़े कैसे पढ़े, है ना, ये सारी चीजें काफी ज्यादा आप लोगों को दिक्कत आती है, टाइम भी नहीं है, तो बहुत सारे आप लोगों के पास इश्यूज हैं। तो यहाँ पर हम बता दूं आपको कि यहाँ पर जो सोर्स होगा आपके पास एक ही होना चाहिए आरबीडब्ल्यूएम के लिए, यानी कि मैकमिलन की बुक। अगर आपके पास काफी टाइम है तो आप चारों के चारों मॉड्यूल को मैकमिलन बुक से कवर करेंगे। ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है या आप चाहते हो कि आपको कोई भी जैसे ऐसा ओपन सोर्स मिल जाए जहां से आप इजीली पढ़ाई कर सके, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी भी जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है उनके कॉन्सेप्ट नोट्स को जरूर गो थ्रू करें। जिनको भी आप फॉलो करते हो, जिससे भी आपको कंफर्ट लगता है कि उनकी चीजें आपको समझ में आती है, तो गो फॉर द कॉन्सेप्ट नोट्स। ठीक है। और आप यहाँ पर अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमको अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि आपके पास 50 दिन है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर अर्ली स्टार्ट कर देना चाहिए। जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे ना उतनी ही जल्दी और उतनी ही आसानी से आप चैप्टर्स वाइज सारी चीजों को कवर कर पाओगे। तो आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, सबसे पहला काम। ठीक है। उस टाइम टेबल में आप डालेंगे आपके पास 4 कॉम्पोनेंट, राइट। अब आपको भी पता है कि इस 4 कंपोनेंट में आरबीडब्ल्यूएम जो है ना उसका सबसे लास्ट में एग्जाम होने वाला है, यानी 9th ऑफ नवंबर को इसका पेपर होने वाला है। तो आपके पास अभी बहुत टाइम है। तो ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल ही लेथार्जिक हो जाना है कि ठीक है आराम से करेंगे, बिल्कुल नहीं। टाइम टेबल बनाए प्रॉपर तरीके से कि हमको डे बाय डे थोड़ा-थोड़ा करके हर टॉपिक को कवर करते जाना है, ताकि एग्ज़ाम टाइम तक हम काफ़ी अच्छी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड हो जाएँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है प्रिपरेशंस जितनी जल्दी हो सके टाइम टेबल बनाकर। नाउ यहाँ पर किस तरीके का आपका प्लान होना चाहिए, पढ़ना आपको चारों कंपोनेंट है, तो चारों कंपोनेंट के हिसाब से यहाँ पर आपकी लॉन्ग टर्म प्लान होनी चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप क्या करेंगे, वीकली कुछ प्लान्स बनाएँगे। मतलब कि आप टारगेट रखेंगे, वीक वाइज टारगेट रखेंगे। कैसे कि मान लीजिए 4 मॉड्यूल हैं आरबीडब्ल्यूएम के, तो मॉड्यूल बी में आप क्या करेंगे, मॉड्यूल बी में आपके पास जो है 5th थ्रू 16th इतने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वीक तो हर वीक एक-एक वीक में हम क्या करेंगे, एक-एक चैप्टर उठाएँगे, यानी कि 5th चैप्टर उठाया, आधा आज खत्म किया, हाफ आज कर लिया,
और हाफ हमने नेक्स्ट डे पे कर लिया। यानी कि 2 दिन में हमने क्या किया, चैप्टर नंबर 5 को खत्म कर लिया, फिर 2 दिन और लगाया, चैप्टर 6 को खत्म कर लिया, फिर 2 दिन और, ऐसे करके आपको वीकली उस तरीके से आपको थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है। उसके बाद इसके जो है धीरे-धीरे पढ़ना है, क्योंकि आपके पास सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकती आपसे कि फुल आप आरबीडब्ल्यूएम को यहाँ पर एकदम से ही आरबीडब्ल्यूएम ही करो, इसी में आप स्पेशलाइज़ेशन कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सारे को टाइम देना है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हाफ-हाफ करके अगर आपने वीकली प्लान बनाया, तो भी आपका आरबीडब्ल्यूएम 9th ऑफ नवंबर को काफ़ी आसानी से आप को कवर कर पाओगे। डेली प्लान क्या बनाओगे? तो डेली में क्या करोगे, छोटे-छोटे जो कॉन्सेप्ट्स जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन, यानी कि बार-बार जिससे किस कॉन्सेप्ट से यहाँ पर क्वेश्चंस आए हैं, उस कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर डेली प्लान में आपको क्या करना है, शामिल करना है और उसको थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ना है, ठीक है? ताकि एग्ज़ामिनेशन टाइम तक आप फुल प्रिपेयर्ड हो जाओ। तो यहाँ पे आपको इस तरीके की कुछ प्लानिंग करनी है। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर। अब मैंने आपसे कहा कि डेली आपको प्लान बनाना है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का। पता कैसे चलेगा कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन-सा है? ये रहा पास्ट ईयर के पेपर से, यानी कि आपको पास्ट ईयर पेपर्स को देखना है। गो थ्रू जभी भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, सबसे पहले आपका काम होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, ठीक है? आपको वहाँ पर देखने के बाद ये खुद पता चल जाएगा कि कौन से मॉड्यूल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। पहली चीज़ तो ये डाउट क्लियर हो जाएगी। दूसरा, बार-बार कौन-सा रिपीटेड कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चंस आते ही जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड है उसी से आने वाले टाइम में भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको सबसे पहला काम करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, ताकि आप जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशंस कर सको। जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, फटाफट जाएँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निकालें और वहाँ पे तो देखें एक बार कि आपसे ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर होने वाला है ड्यूरिंग योर एंटायर प्रिपरेशंस। नाउ अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। तो मैं आपको मॉड्यूल वाइज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को गो थ्रू कराऊँगी। तो जैसे आप देख सकते हैं, आपके 4 चैप्टर्स हैं। कौन-कौन सा यहाँ पर जो-जो हाइलाइटेड है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, यानी कि चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा ये सिंपल है, स्कोरिंग है। इसमें टाइम कितना लगता है? बड़ा छोटा-सा चैप्टर है, 3 घंटे में तो ये आपका चैप्टर ही फिनिश हो जाए, ठीक है? यानी कि ये मॉड्यूल तो आपका 3 घंटा लेने वाला है। तो जो आप वीकली और जो डेली प्लान बनाएँगे ना, उसमें आप मेक श्योर करें कि आप जो आवर्स हैं उसको डिवाइड कर लें, ताकि ईज़िली आप इसको कवर कर सको। स्मॉल-स्मॉल आपको यहाँ पे क्या करना है, टारगेट रखना है, अपने क्लासेस के लिए, अपने सब्जेक्ट्स के लिए। नाउ यहाँ पर मॉड्यूल बी की बात करूँ तो मैंने बोला भाई मॉड्यूल बी सब कुछ है आपका। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इससे आते हैं। तो आप देख सकते हैं चैप्टर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो आपको 15 नहीं 16। तो आपको इससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपके चैप्टर जो 5th है ना उससे भी काफ़ी क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मॉड्यूल बी तो इतने अच्छे से आपको करना है कि बस मॉड्यूल बी हो गया तो समझो 50% तो आपने कवर कर ही लिया। आप हमेशा इसको क्या करेंगे, लिंक करेंगे बैंकिंग वर्क से। क्योंकि मैं आपको बता दूँ जो आरबीडब्ल्यूएम है ना पूरा आपको जेस्ट दे देता है पूरा कि किस तरीके से हमारा जो है बैंक काम करता है। बैंक का फ्लो कैसा है, ऑपरेशंस कैसे हैं। तो आप इसको डे टू डे लिंक जो है अपने ऑपरेशन से इसको लिंक भी कर सकते हैं। आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है और जैसा कि मैंने एज़ यूजुअल बोला है आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो आपको डेफिनिटली करके जाना है। बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत ही ज़्यादा रिटेल बैंकिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इसको आप जो है लिंक भी कर सकते हैं डे टू डे अपने ऑपरेशन से, ईज़ी है समझना आपके लिए। इसमें आपके कितने आवर्स लग सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ 8 आवर्स आपको टोटल लग सकते हैं मॉड्यूल। तो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या करना है, प्लान करना है। नेक्स्ट जो है आपका मॉड्यूल सी है। मॉड्यूल सी भी आपका छोटा है, इसमें से 3 जो चैप्टर है आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, यानी 18, 19 एंड 21। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी टॉपिक्स हैं, इसको थोरली अच्छे से पढ़ना है। थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें, थ्योरी वाले ज़्यादा टॉपिक्स हैं इसमें, तो इसको समझना है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आपको यहाँ पर जो है सपोर्ट सर्विसेज़ यानी कि बैंकिंग में किस तरीके के प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर्स को आप सर्विसेज़ वगैरह प्रोवाइड करते हो, उससे रिलेटेड आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर है। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगने वाला नहीं है, तो बेसिक है। तो आपको क्या करना है, गो थ्रू द टॉपिक्स, ईज़िली आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी और फिर आपको लिंक करना है डेली वर्क से, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला है, डेली वर्क से आपको इसको लिंक करना है। 5 घंटे लगेंगे टोटल आपको मॉड्यूल सी को कवर करने।
मॉड्यूल डी वेल्थ मैनेजमेंट। अब वेल्थ मैनेजमेंट में आप देखेंगे चारों के चारों जो है आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं। तो आपको मॉड्यूल डी को बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है। एडिशनल यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो कभी-कभी होता है या तो एक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एडिशनल से, या कभी-कभी पूछा भी नहीं जाता है। तो अगर आपके पास काफ़ी टाइम है, आप जब चारों मॉड्यूल को कर लेते हो एंड इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम, देन प्लीज़ गो फॉर द एडिशनल चैप्टर्स, और आप इसको एडिशनल्स को कवर कर सकते हैं। यहाँ से 1 या बिल्कुल भी नहीं आप, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें तो आप इसी में कवर कर लेते हो जब इस चैप्टर को मॉड्यूल डी को पढ़ते हो, और सम लोन्स के बारे में आप जो है चैप्टर 9 वगैरह जब पढ़ोगे मॉड्यूल बी को, तो वहाँ पे भी आपका कवर हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे केयरफुल जो है रीडिंग करनी है, बेटर तरीके की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, क्योंकि टैक्स वगैरह से रिलेटेड इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस है। तो आप देखेंगे कि टैक्स प्लानिंग में जो करंट बजट है, इन सब के बारे में भी थोड़ा-सा आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसको थोड़ा-सा अच्छे से आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि जो है आप मॉड्यूल डी को बढ़िया से प्रिपेयर कर सको और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। कितने टाइम लगने वाले हैं? तो 5 घंटा इसमें भी अप्रॉक्स आपका जाने वाला है, ईज़िली कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट मैंने चैप्टर्स बताए, उस चैप्टर्स में कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। यानी कि जब आप चैप्टर 2 करोगे, तो आपका स्ट्रेटेजिक बिज़नेस यूनिट अप्रोच, इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंटल अप्रोच, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैंने इसके लिए यूट्यूब पे फाउंडेशन सीरीज़ में इसको बताया भी है बहुत अच्छी तरीके से, क्वेश्चंस भी मैंने इस पे कराए हैं, तो आपको इसको कवर करना है। ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी में क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, या फिर आपसे फॉर्मूला ही पूछ लेता है। तो आपको ये याद रखना है, ये भी मैंने आपको करा दिया है, सीरीज़ मेरा आप देखेंगे यूट्यूब पे, तो आपको ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी में जितने भी क्वेश्चन्स आ सकते हैं, सारे के सारे मैंने इसमें कवर किए हैं। चैप्टर 2 सॉरी मॉड्यूल बी में तो आप देख सकते हैं बथेरे आपके यहाँ पर क्वेश्चन्स पूछे गए हैं हर चैप्टर से। तो यहाँ पर पूरा आप देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा। यानी कि सब मैंने आपको यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया है। तो गाइज़ थोड़ा-सा आप लोग एफर्ट डालें, थोड़ा-सा जाएँ, सर्च करें आपको फाउंडेशन सीरीज़ में, या आपको 50 डेज़ एंड 50 मार्क्स वाला जो हमारा सीरीज़ आता है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। बाकी अभी बन रहे हैं और भी आपके सीरीज़ यहाँ पर आएँगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स तो मैंने फाउंडेशन सीरीज़ में आपको कवर कर दिया है, ठीक है? तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, इतने सारे आपके क्वेश्चन्स इस टॉपिक से आते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ मॉड्यूल सी की, तो मॉड्यूल सी में आप देखेंगे ये 3 जो चैप्टर है आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपको देखो फिज़िकल चैनल से आते हैं, डिलीवरी मॉडल से आपको क्या-क्या आ सकता है। इसके अलावा सर्विस स्टैंडर्ड से आपको पीसीएसबीआई से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आप इसको यहाँ पर कवर करेंगे, ये सारे इम्पोर्टेंट है। अब आपका मॉड्यूल डी है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, बट इसमें कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स के नाम यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं। म्यूचुअल फंड है, आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, आपकी वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें टैक्स वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। अब आपने सब कुछ कवर कर लिया, बी कर लिया, डी कर लिया, सी कर लिया, ए कर लिया, सब कर लिया, है ना? हर जगह से सोर्सेज़ से आपने कलेक्ट कर लिया डेटा, पढ़ाई भी कर ली, अब क्या? पढ़ तो लिया हमने, अब आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट लगाना है। देखिए, मॉक टेस्ट लगाना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। पता कैसे चलेगा कि आपने जो पढ़ा है, आपकी प्रिपरेशंस है कैसी? तो आपको अपने प्रिपरेशंस को जानने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, ताकि आप एनालाइज़ कर सको कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितने आपको मार्क्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, वो एग्ज़ाम अधूरा है जब तक आपने उसके मॉक टेस्ट 10, 12, 15 लगा के अगर एग्ज़ाम में नहीं गए हो। और कभी भी आपको घबराना नहीं है टेस्ट देने से। ये ह्यूमन मेंटालिटी होती है, टेस्ट से हम बहुत ज़्यादा डरते हैं, पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, टेस्ट देने में हमारी मौत आ जाती है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे आप? मॉक टेस्ट लगाएँगे, गलतियों से अपने सीखेंगे, जो भी क्वेश्चन्स आपके यहाँ पे गलत हो रहे हैं, ट्राई टू फाइनलाइज़, ट्राई टू थिंक कि गलत क्यों हो रहा है, उसको कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा जाके पढ़ेंगे। डोंट वरी, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो आरबीडब्ल्यूएम के मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। आप बहुत आसानी से यहाँ पे मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ पर ऑलवेज़ मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मोटिवेटेड रहें, मोटिवेटेड रहें। मैं आपको क्यों बोलती हूँ? क्योंकि जब तक आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे, आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं?
आपको अंदर से तो मोटिवेशंस आना चाहिए ना। और जैब एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए आपके पास तो बहुत अच्छा मोटिवेशन है, इंक्रीमेंटल होने वाला है, इंक्रीमेंट मिलेगी सैलरी में, तो ये आपका एक मोटिवेशन होगा। दूसरा, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको प्रोफ़ेशनल ग्रोथ मिल रहा है, प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि जो भी आपके बैंकिंग के डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं, उसके बारे में आपको जानने को और ज़्यादा मिलता है, जिससे आप अपने जो है वर्क को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। है ना? जब आपके पास ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा तो हर कोई आपको पूछेगा, "अरे सर आप बता दो आपको तो काफ़ी नॉलेज है। अरे मैम आपको ज़्यादा नॉलेज है, आपने जैक क्वालीफाई किया है।" तो एक अलग ही आपका रुतबा हो जाता है। तो आपके पास एक मोटिवेशन होना चाहिए। कोई भी प्रिपरेशंस करें एग्ज़ाम की, एक मोटिवेशन हमेशा होना चाहिए। विदाउट मोटिवेशन आप एग्ज़ाम कैसे करोगे? तब तो फिर ऐसा चल रहा है, जी रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है, एक मोटिवेशन बनाना है, क्यों हम कर रहे हैं इसको प्रिपेयर, क्या फ़ायदा होने वाला है? तो हमेशा इसके फ़ायदे को जानें, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? नुकसान नहीं है, तो भैया फ़ायदे ही फ़ायदे सिर्फ़ दिख रहे हैं इसमें मुझे तो। अच्छा खासा फ़ायदा दिख रहा है, तो मोटिवेटेड रहें, ऑलवेज़ कीप मोटिवेटेड, हमेशा पॉज़िटिव रहें, आप कर सकते हैं, आपसे हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके का आपको मोटिवेशन इंटीरियर मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एनी एग्ज़ाम। ठीक है? चलिए, आगे कुछ सिंपल ट्रिक्स देख लेते हैं, 5 सिंपल ट्रिक्स हैं, यानी कि आपको मॉड्यूल बी जो मैंने एज़ यूजुअल बोला है, बी इज़ द किंग, बी से आपको स्टार्ट करना है। फिर आपको क्या करना है, जो भी बुक में दिया है, अननेसेसरी की चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी। कभी-कभी क्या होता है ना, कुछ लोगों की आदत होती है डीप डाउन इतना घुसने लगते हैं, भाई आपको यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, व्हाई डोंट यू गाइस अंडरस्टैंड दिस थिंग? यू हैव टू क्वालीफाई दैट एग्ज़ाम। स्पेशलाइज़ेशन नहीं करना है, मैं बार-बार आप लोगों से यही कहती हूँ कि यहाँ पर अब स्पेशलाइज़ेशन नहीं करने हैं, अगर करना है तो पीएचडी कर लें आप। आरबीडब्ल्यूएम में जाके पीएचडी करें फिर। लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं करना है, जो भी आपके बुक्स में दिया है, जो भी आपके एग्ज़ाम्स में आता है, प्लीज़ स्टिक टू दैट, क्योंकि आपको इतने सारे जो हैं आपको नॉलेज मिल जाएँगे, आप वेबसाइट्स, गूगल कहीं भी सर्च करोगे, पागल हो जाओगे। इतनी सारी चीज़ें पढ़ने को मिल, उतना नहीं करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है आपको कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं, ये आपका यहाँ पे फाउंडेशन ज़रूर होना चाहिए। बस पढ़ते नहीं चले जाना है, मेक श्योर आपको एग्ज़ाम में क्वालीफाई करना है। डू नॉट इग्नोर द फैक्ट्स। आपको पता है फैक्ट्स से एग्जाम्स में तो क्वेश्चन आएँगे ही। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, फैक्ट्स वगैरह आपको पता होना चाहिए। नाउ गिव मल्टीपल रिविजन्स। अब भैया मल्टीपल रिविजन्स तो चाहिए। कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, क्या फ़ायदा उसको करने का? अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसका अगर रिवीजन नहीं करोगे तो बिना रिवीजन आपको क्या लगता है आप एग्जाम में बैठोगे और डायरेक्ट एग्जाम क्रैक हो जाएगा। मान लो आपने एक बार पढ़ा आरओई के बारे में, रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में, पूछ दिया इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। जब आपको फॉर्मूला ही नहीं याद है, आपने रिवाइज ही नहीं किया, आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? तो आपको क्या करना है यहाँ पे मल्टीपल रिविजन्स करना है। बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान है आपका आरबीडब्ल्यूएम। मैं अभी अभी आपसे कह रही हूँ, इट्स अ वेरी ईज़ी सब्जेक्ट एंड अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो आपको जब भी टाइम मिले प्लीज़ गाइस रिवाइज़ करें इसको, जितना रिवाइज़ कर सकते हैं। देन एंड में आपको क्या करना है, जिसका कम वेटेज है यानी मॉड्यूल ए और सी, तो आपको क्या करना है, टॉपिक भी छोटा है, तो कोशिश करनी है कि लास्ट में आप इसको करें। लेकिन बी और डी तो आपको करना है, इग्नोर तो डी को भी नहीं करना, ठीक है? तो सारे को आपको करना है। तो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से एक प्रॉपर 50 डेज़ की स्ट्रेटजी बनानी है। बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। 9th ऑफ नवंबर को आपका आरबीडब्ल्यूएम का पेपर है। तो कोशिश करनी है उससे पहले यानी 8 तक आप इतने तैयार हो जाओ कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ और अच्छे मार्क्स लेकर आओ। और क्योंकि आपका 27th को एएफएम खत्म हो जाएगा, 13 डेज़ आपके पास फिर भी बचेंगे आरबीडब्ल्यूएम के लिए। तो गाइज़ आज से ही बखला और आराम से यहाँ पर क्या करेंगे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करेंगे, पॉज़िटिव रहेंगे, खुश रहेंगे और अच्छे से कोशिश करेंगे कि हम अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लें। ठीक है? तो ये कुछ टिप्स थे, आपके कुछ 50 डेज़ के स्ट्रेटजीज़ मैंने बताए हैं। आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये फ्रूटफुल होगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जो लोग भी अक्टूबर एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, आपको कोई भी पोस्ट रिलेटेड जानकारी लेनी है, यू कैन कॉल ओवर हियर, आपके पास नंबर प्रोवाइड है। यहाँ पे आप हमें मेल भी कर पाएँगे hello@edutap.co.in पे आप हमें मेल कर सकते हैं। इसी तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करते रहिए। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीक।